नमस्कार। यूनाइटेड नेशंस यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर ने 1960 से लेकर 2017 तक पूरे विश्व में मैरिज एंड डिवोर्स का डेटा पब्लिश किया है। यूएन कहता है कि ग्लोबल डिवोर्स रेट इज़ राइजिंग। अगर उनके स्टैटिस्टिक को देखें तो ग्लोबल divorce rate has increased 251.8% since 1960। इतना ही नहीं, जब हम अभ्यास करते हैं कंट्री वाइज डिवोर्स रेट का, तो पूरे विश्व में 10 हाईएस्ट डिवोर्स रेट एंड 10 लोएस्ट डिवोर्स रेट कंट्रीज़ का आप लिस्ट देखें। अब इस लिस्ट में जो हाईएस्ट डिवोर्स रेट है उसमें लग्जमबर्ग नंबर 1 पर आता है 87%, रशिया 4th प्लेस पर 51% से आता है, यूएसए 5th प्लेस पर 46% के साथ है और कनाडा 10th प्लेस पर 38% के साथ है। अब आप लोएस्ट डिवोर्स रेट वाली कंट्रीज देखें। हमारा भारत देश और इंडिया ओनली 1% के साथ नंबर 1 पर है। उसका अर्थ ये हुआ कि भारत में पूरे विश्व में सबसे कम डिवोर्स होता है। अब उसमें भी जब हम ज़्यादा, क्योंकि भारत देश के बारे में हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि लोएस्ट डिवोर्स रेट वहाँ पर है, तो उसमें भी अब हम ज़्यादा जब रिसर्च करते हैं तो समझ में ये आता है कि भारत सरकार ने 2001 से लेकर 2011 तक कौन कौन से संप्रदायों में कितने डिवोर्स हुए उसका डेटा पब्लिश किया है। क्योंकि भारत देश जो है वह संप्रदायों का देश है। हमारी जो गिनती होती है वो भी संप्रदाय से ही होती है। सो ये जो डेटा है वह भी संप्रदाय के आधार पर किया गया है। और आप देखें उनमें से ये जो डेटा है उनमें से कितनी स्त्रियाँ वुमन सेपरेट रह रही है और कितनी वुमन ने डिवोर्स दिया है उसका डेटा दिया हुआ है। अगर हम डेटा देखेंगे तो उसमें हिंदुओं का डिवोर्स रेट सबसे कम 2.2% है, उसके बाद सिख संप्रदाय 2.2% पर है और उसके बाद जैन संप्रदाय 2.71% के ऊपर है। अब भारत में विश्व में सबसे कम डिवोर्स है और उसमें भी हिंदू, सिख और जैन संप्रदाय में कम डिवोर्स है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन सब के अंदर का जो महत्वपूर्ण कारण है वह कारण ये है कि हम शादी में पहले कुंडली मैच करवाते हैं। कुंडली मैच करने के बाद हमारी शादी होती है और इसीलिए हमारी शादी ज़्यादा टिकती है। हालांकि अभी कुछ समय से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आने के कारण बहुत सारे नवयुवक और नवयुवती जो है वह मैरिज से पूर्व कुंडली का मैचिंग नहीं करते और वो भी डेटा के द्वारा जाना जा सकता है। सो धीरे धीरे भारत में भी डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। भारत सरकार के द्वारा 1988 टू 2015 का जो डेटा दिया गया है वह आप देखें, उसमें उछाल आ रहा है। जब मैं देखता हूँ तब मुझे 2 तरह के लोग समझ में आते हैं। एक वो है जो ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें कुंडली क्यों मैच करनी चाहिए, उससे क्या होता है। तो उसका जवाब तो आपको पहले भी मिल चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टैटिस्टिक बता रहा है कि जो लोग कुंडली मैच करके शादी करते हैं उनकी शादी ज़्यादा टिकती है, डिवोर्स रेट कम होता है। और दूसरे वो तरह के लोग होते हैं जो सो कॉल्ड धार्मिक होते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ईश्वर के प्रति विश्वास रखना चाहिए, कुंडली क्यों मैच करनी चाहिए। अब वो जो विद्वान लोग हैं वह विद्वान लोग पैसा कमाने के लिए तो एफर्ट्स करते हैं, गाड़ी सीखने के लिए भी वो एफर्ट्स करेंगे, बाकी सब चीज़ों के अंदर तो वो खुद ही एफर्ट्स करते हैं। लेकिन अगर वो बीमार भी हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे।
लेकिन जब शादी की बात आती है तब वो ये कहते हैं कुंडली नहीं मैच करनी चाहिए, हमें ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। ये भी गलत है। स्टैटिस्टिक ये बता रहा है कि जिस ईश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया उसी ने वेद को बनाया और उसी का एक भाग ज्योतिष शास्त्र है। सो हम सबका कल्याण हो, हमें हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख मिले, उसी के कारण ज्योतिष शास्त्र का उदय हुआ है और इसीलिए कुंडली मैच करनी चाहिए। याद रहे, जो युवक या युवती हमें अभी पसंद आ रहे हैं, हो सकता है कि 6 महीने के बाद या फिर शादी के बाद हमें वो पसंद न भी आए। ज्योतिषीय गणना के द्वारा जब कुंडली को मैच किया जाता है तब इन सभी बातों का अभ्यास किया जाता है। जो व्यक्ति हमें आज पसंद है वह विवाह के बाद भी हमें वैसे पसंद रहेगा या नहीं रहेगा। हमारा जो लाइफ पार्टनर है वह लाइफ पार्टनर हमारे प्रति कितना लॉयल रहेगा, हमारी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, इन सब बातों का अभ्यास इवन फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली जो हमारा दाम्पत्य जीवन है वह कैसा रहेगा, इन सब बाबतों का बहुत ही डिटेल में कुंडली मेलापक में अभ्यास किया जाता है। और इसीलिए भारतीय परंपरा के अनुसार जो लोग कुंडली मिला के शादी करते हैं उनकी शादी ज़्यादा टिकती है। यही कारण है। अब भारतीय ज्योतिष के गणना के आधार पर कुंडली मैचिंग में 3 भेद माने गए हैं। पहला भेद है नक्षत्र मेलापक, जिसको हम अष्टकुट मेलापक भी कहते हैं या गुणांग भी कहते हैं, जिसमें पार्टनर्स के नक्षत्रों के आधार पर 36 में से उनके कितने गुण आते हैं वह देखा जाता है और उसके आधार पर मैचिंग कितना पावरफुल है, कितना लो है या ख़राब है वह देखा जाता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है वह है ग्रह मेलापक। इस मेलापक में हम मंगल दोष, शनि दोष एवं राहु और केतु के दोष को देखते हैं। गुरु और शुक्र की परिस्थिति को भी हम अभ्यास करते हैं, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर हम मंगल दोष के बारे में विचार करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा एक अन्य वीडियो भी है, ऑल अबाउट मंगल दोष। मेरी सलाह है कि आप वो ज़रूर देखें, आपको ज़्यादा समझ प्राप्त होगी। तीसरा जो है वह है भाव मेलापक, अर्थात इसके अंतर्गत हम सप्तम भाव 7th हाउस को देखते हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन का हाउस माना गया है या जीवन साथी का हाउस माना गया है। सो हम 7th हाउस को देखते हैं। हम गुरु और शुक्र का भी अभ्यास करते हैं। अब ये तीनों मेलापक की जो पद्धति है उनमें नक्षत्र मेलापक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और ऐसा क्यों है, उसके लिए विवाह वृंदावन नामक ग्रंथ में यह श्लोक दिया गया है। जन्म लग्नम इदम अंगमीड़ गना में तीरे मन इतिदु मंदिरम सौरुदम ही मनसोर न देहयोर मेलकः तदयम इंदु गेहयोः। अर्थात जन्म लग्न मनुष्यों का शरीर और चंद्रमा मन रूप है। विवाह में मन का ही मिलान प्रधान है, न कि शरीर का। अतः दोनों की चंद्र राशियों का मिलान किया जाता है। देखिए कितनी गहराई से बात की गई है। ये कहा गया है कि विवाह में मेंटल कॉम्पेबिलिटी या फिर हमारे विचारों का मिलन या फिर हमारी भावनाओं का मिलन इम्पोर्टेंट है, शरीर का मिलन इम्पोर्टेंट नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन को यहाँ महत्व नहीं दिया गया है, इतना महत्व नहीं दिया गया है। महत्व दिया गया है लेकिन इतना महत्व नहीं दिया गया है। सो पार्टनर्स के बीच अभी अट्रैक्शन कैसा रहेगा, आगे जाके कितना प्रेम रहेगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को वो क्या दे पाएंगे, उसके लिए मेंटली, इमोशनली और फिज़िकल हेल्थ दोनों पार्टनर्स की कैसी रहेगी, उसके लिए यहाँ पर एक पद्धति दी गई है और उस पद्धति का नाम है
गुणांक या अष्टकूट मेल। और उसके लिए मुहूर्त चिंतामणि के विवाहोपक्रम में यह स्पष्ट श्लोक दिया गया है। अष्टकूट गुण मिलाना चाहिए इसके बारे में। और श्लोक ये है, वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रहमैतकम गणमेत्रम भुकुटम च नाड़ी चैते गुणाधिकः। अर्थात वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गण, भुकुट और नाड़ी, यह 8 मिला के अष्टकूट कहे जाते हैं, जिनका विचार कुंडली मिलाने में किया जाता है। अब इन 8 अंगों का कितना वेटेज देना चाहिए, कितना मार्क्स देना चाहिए, वह समझाने के लिए देवज्ञ मनोहर नामक ग्रंथ में यह श्लोक दिया गया है। नाड़ी भेदे गुणा अष्टौ सप्त सद्राशि कूटके शद गुणा गणमैत्रायांच सौरोदे पंचखेटयोः योनिमेत्रांच चत्वारः त्रयः ताराबले गुणाः वश्यत्वे 2 गुणो प्रोक्तो वर्ण एकः प्रकीर्तितः। अर्थात नाड़ी के 8 गुण, भकुट के 7 गुण, गण मैत्री के 6 गुण, ग्रह मैत्री के 5 गुण, योनि मैत्री के 4 गुण, तारा बल के 3 गुण, वश्य के 2 गुण और वर्ण का 1 गुण, इस प्रकार से कुल 36 गुण होते हैं। अब इन सभी 8 चीज़ों से क्या देखना चाहिए वह भी हम संक्षिप्त में देखते हैं। सबसे पहले है वर्ण। इसका टोटल मार्क होता है 1 और इससे पार्टनर का कार्य क्षेत्र या वर्क लाइफ देखी जाती है। सेकंड नंबर है वह है वश्य। इसके टोटल मार्क्स है 2। इससे आपका पार्टनर या आप आपके पार्टनर के कितने वश में रहोगे, डोमिनेंस ऑफ द पार्टनर देखा जाता है। थर्ड नंबर जो है वह है तारा। इसके टोटल मार्क्स है 3। इससे कपल की डेस्टिनी देखी जाती है। दैट मीन्स पार्टनर एक दूसरे को कितना लक देंगे वो देखा जाता है। फोर्थ है उसको कहा जाता है योनि। उसके टोटल मार्क्स है 4। इसमें कपल की मेंटालिटी, जातीय जीवन का सुख एवं आकर्षण देखा जाता है। 5 नंबर है ग्रह मैत्री। इसके टोटल मार्क्स है 5। एक दूसरे को पार्टनर्स कितना समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कितना रहेगा, फ्रेंडशिप कितनी रहेगी, समझ शक्ति कितनी रहेगी, वह देखा जाता है। 6 नंबर है गण। इसके टोटल मार्क्स है 6। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है या फिर वह पार्टनरशिप जब स्टार्ट होगी विवाह की तब किस तरह के स्वभाव का वह हो जाएगा वह देखा जाता है। बहुत दफ़े ये देखा गया है कि इंडिविजुअली वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए वो अच्छा नहीं होता, तो उसका अभ्यास जो किया जाता है वह गण से किया जाता है। उसके बाद है भकुट। इसके टोटल मार्क्स है 7। पार्टनर्स के बीच लव कितना रहेगा, उनकी इमोशनल और रोमांटिक लाइफ कैसी रहेगी वह भकुट से देखा जाता है। और 8 है नाड़ी। उसके टोटल मार्क्स होते हैं 8। पार्टनर्स की हेल्थ कैसी रहेगी, बच्चों का सुख कैसा मिलेगा एवं टेम्परामेंट ऑफ द पार्टनर इससे देखा जाता है। सो आप टोटल देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 तो टोटल हो जाएगा 36। इस 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं वह कह जाते हैं अष्टकूट गुण। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है वह आप देखें। इसमें 3 जगह पर मार्क्स कम हो रहे हैं। योनि में 3 आउट ऑफ 4 है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि उनका जो मनमेल है वह 75% किस्सों में बना रहेगा। सेक्सुअल लाइफ भी उनकी अच्छी जाएगी। अब ग्रह मैत्री में 4 आउट ऑफ 5 है, उसका अर्थ ये हुआ कि पार्टनर्स के बीच मित्रता भी रहेगी, लेकिन जो गण वाला पार्ट है वह 0 है, 0 आउट ऑफ 6। तो उसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों पार्टनर्स के स्वभाव बहुत ही अलग होंगे। अगर ये दोनों पार्टनर अपने अपने स्वभाव के ऊपर काम कर सके, अगर उनका बैकग्राउंड स्पिरिचुअल हो
इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, इन सब बातों में अगर इनको इंटरेस्ट हो तो ही यह मैच अच्छा कहा जाएगा। आप टोटल मार्क्स देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फुक्कुट में जो मार्क मिल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन गण में 0 मिल रहे हैं। नाड़ी के भी इस चार्ट में मार्क अच्छे ही है, लेकिन मार्क कहाँ पर कम हो रहा है उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि पार्टनर्स को कौन कौन से एरियाज़ के ऊपर काम करना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम, इतनी सारी वैज्ञानिकता है कुंडली मिलापक में। सो नेक्स्ट टाइम जब आपके जीवन में ऐसी कोई घटना आए, आपके जीवन में किसी पार्टनर को पसंद करने की घटना आए, तब आपको सुनिश्चित तौर पर कुंडली देखनी चाहिए, या फिर आपके संतानों के बारे में बात आए तब भी आपको कुंडली मैच करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए कि आपकी शादी या विवाह ऑलरेडी हो चुका है, तो सलाह है मेरी आपको कि फिर भी आपको कुंडली मिलापक करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं अगर आप उन एरियाज़ के ऊपर काम करोगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छी तरह से गुजर पाएगा। सो कुंडली मिलापक के इस विज्ञान के बारे में जान के मेरा पक्का मानना है और मुझे श्रद्धा है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप आपके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।